ना पाहायचंच ना। मग ज्या शिष्याचे गुरु 5 खासदारावर 6 खासदारावर देशाचं नेतृत्व करण्याचं स्वप्न पाहतात, त्यांच्या शिष्यांनी आम्ही 40 खासदार आणूच असं म्हणण्यामध्ये गैर काय आहे? हा सवयीचा परिणाम आहे। असं आहे की हे कोणतं नवीन सामान्य ज्ञान वाढवल्या जात आहे की निवडणुका जवळ आल्या आहे। मला आश्चर्य वाटतं की निवडणुका या एप्रिल मे मध्ये होणार हे ज्यालाही थोडंही समजतं त्याला माहीत आहे, कारण निवडणुका 5 वर्षांनीच होतात। स्वर्गीय इंदिरा गांधींनी 6 वर्षांनी घेतल्या म्हणून काय तसे वागतील का हुकुमशाहीनी? इतर पंतप्रधान काँग्रेसच्या नेत्यांसारख्या हुकुमशाहीनी वागणार नाही। निवडणुका या होणारच आहे 5 वर्षांनी, आणि म्हणून याच्यामध्ये नवीन काय की निवडणुका होणार आहे, निवडणुका जवळ आल्या आहे, याच्यामध्ये नवीन सांगण्यासारखं काहीच नाही आहे। नाही, पण मला असं वाटतं की त्यांनी आपल्या बाबांना सांगितलं पाहिजे की प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार तयार आहे। काही तांत्रिक मुद्दे आहे, संविधानात्मक मुद्दे आहे, आपल्या बाबांना निश्चितपणे सरकारने आवाहन केलं आहे, जनतेचं आवाहन आहे, तर सन्मान करत यामध्ये संवादातून समाधानाकडे गेलं पाहिजे। वाशिम जिल्ह्यामधल्या पांगरीमंदी गावामध्ये शेकडो एकर शेतातील जे नुकसान आहे ते वन्यप्राण्यांकडून झालेलं आहे। मात्र या संदर्भात नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी आता ठिय्या आंदोलन केले। वन विभाग कार्यालयात तिथे गेले असता वन्यप्राणीच त्या कार्यालयात नव्हते, तेव्हाही काही शेतकऱ्यांनी सुरू केले होते। मी ताबडतोब आदेश दिले। खरं तर या संदर्भातला कायदा केला गेला आहे, जी साधारणतः माहिती मग उपलब्ध आहे। कायदा केल्यानंतरच्या यामधल्या केसेस नसून यामधल्या केसेस या अगोदरच्या आहेत, जुन्या आहेत। पण तरीही यासाठी मी माझे एक पीए आहे त्यांना सांगितलं दिवसभर या विषयाचा पाठपुरावा केला पाहिजे। शेतकऱ्याच्या संदर्भात जर कर्मचारी उदासीनतेने वागत असेल तर आवश्यक असेल तर त्याला निलंबित केलं पाहिजे, चौकशी केली पाहिजे आणि अशाला बडतर्फ केलं पाहिजे। जो कर्मचारी शेतकऱ्यांशी अनिष्टपणे वागेल त्याच्यासाठी यामध्ये कुठेही क्षमा असता कामा नये। आणि यासाठी मी एका पीएला जेव्हा मला फोन आला, मी पीएला नंबर दिला, दिवसभरातून त्यांचं समाधान होईपर्यंत वारंवार फोन करायला सांगितलं आणि पीएला हेही सांगितलं की त्यांचं समाधान झालं नाही तर तुलाही काढून टाकेल। तोड़फोड़ की है, आपको लगता है कि इस तरह से आंदोलन जो उग्र होता दिख रहा है, आज मुंबई में भी सदावर्ते के घर पर उनकी गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। देखो, जनतंत्र में हमारे संविधान का सम्मान जिन जिन के मन में है, जो संविधान को चाहते हैं, मानते हैं, उन्होंने संविधान में बताए हुए मार्ग पे ही चलना ये उचित होगा। इससे आने वाले दिनों में कटुता बढ़ेगी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र ये प्रगति और उन्नति के मार्ग पे तेजी से जाते समय इसको स्पीड ब्रेकर लगे, ऐसा कोई काम कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी वर्ग हो, नहीं करना चाहिए। जनतंत्र के माध्यम में हम उस मार्ग पे चलने के लिए काम करना चाहिए। पथराव करना, इससे बेमतलब जो पथराव करते हैं अगर वो नज़र में आते हैं तो बाद में जीवन में आगे बढ़ते समय कई अड़चनें उनके जीवन में निर्माण हो जाती हैं। का सबसे ज्यादा फायदा जो आंकड़े सामने आए हैं वो मराठा समुदाय को मिला है। सीईटी की परीक्षा हो या फिर जॉब की बात हो, 75% से ज्यादा मराठा समुदाय को उसका लाभ मिला है। फिर भी अलग आरक्षण की मांग क्यों हो रही है और सरकार का क्या जवाब? नहीं, सरकार ने तो अलग आरक्षण देने के लिए समर्थन भी दिया। इस दृष्टिकोण से संवेदनशीलता से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने
मुझे याद है रात को 2-2 बजे तक बैठकर इस विषय पे चिंतन किया, गहन चर्चा की, कानूनन सलाह ली और हमने विधानसभा विधान परिषद में सभी विरोधी पार्टी के दलों को विश्वास में लेके हमने ये आरक्षण विधानसभा विधान परिषद में बिल पास करते हुए दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में जब केस गई तो हमने उच्च न्यायालय में भी इस आरक्षण का संरक्षण करने की पूरी कोशिश की। मुझे आज भी याद है, देवेंद्र जी, विनोद तावड़े, मैं खुद, पंकजाताई, चंद्रकांत दादा पाटिल, आशीष शेलार, मराठा समाज के कई हमारे मंत्री साथ में बैठते थे और ये आरक्षण देना चाहिए, ये हमारा सकारात्मक भाव रहा है। तो अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमारे मन में हमारी नीयत साफ है, हमारा मन साफ है। हम मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी कोशिश जारी है। जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान निकालते हुए आपने देखा है कि जो पार्टियां आज ये बातें कर रही है वो पार्टियां, राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी ने आरक्षण को विरोध किया था, 4 बार मुख्यमंत्री थे तब कोई बात नहीं की। श्रीमती शालिनी पाटिल जी ने पत्र लिखा, मांग की तो उनको पार्टी से निकाल दिया। शिवसेना के नेता जब मोर्चा निकल रहा था तो उसकी भद्दी मजाक कर रहे थे, मूका मोर्चा को विडंबनात्मक दृष्टिकोण से उस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज कुछ पार्टियां इस अच्छी मांग को लेकर जब मराठा समाज आंदोलन करते हुए सरकार से संवाद कर रहा है तो उन्हें लगता है कि यह संवाद समाधान तक नहीं पहुंचना चाहिए और इस दृष्टिकोण से वो लोग जो नकाब के पीछे जिनके चेहरे छुपे हुए हैं, जो मराठा आरक्षण के विरोध में है, वो लोग आज इस आरक्षण की सीढ़ियों के माध्यम से अपने पारिवारिक सत्ता को महाराष्ट्र में थोपना चाहते हैं। सांस्कृतिक विभागाचा एक प्रश्न होता, हमने एक मिनिट, एक जो उत्सव आहे तो गोव्याचे पार पडतो। दरवर्षी 5 ते 6 मराठी चित्रपटांची निवड होते, यंदा मात्र एकाही मराठी चित्रपटाची निवड झाली नाहीये। काय नेमकं चांगले दर्जेदार मराठी चित्रपट बनत नाही, कारण कमाई तर चित्रपट करतायत? नाही, मला या विषयावरची माहिती नाही, पण मी माहिती घेऊन निश्चित याचं टिप्पण देईल। कारण जर मराठी चित्रपटाची निवड का झाली नाही, आपण उशिरा गेलो का, भेदभाव झाला का, या संदर्भामध्ये माहिती घेऊन मी निश्चित देईल। मराठा समाज आक्रमक झालेला पुनराज्य सदावर्ते याची गाडी फोडली, त्याच पद्धतीने जे काही सभेसाठी जात होते याची देखील गाडी फोडली। दसरा मेळाव्यामध्ये वाघ नखांसंदर्भात टीका केलेली, तुम्ही त्यांचं समाधान कधी करणार आहात? नाही, मला वाटतं मला त्यांचं समाधान करण्याची आवश्यकताच नाही। आता उद्धवजीचं टीका करणं आणि विजयादशमीच्या पवित्र दिवशी अशा पद्धतीचं भाषण करणं आता हे नियमित झालं आहे। आणि मग त्यांच्या हे जे काही वैचारिक हा जो आजार झाला आहे ना, मग खरंच सांगतो, मग सहानुभूती आहे। जे नेता कधी या राज्यामध्ये स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराला पुढे नेण्याचा वारसा चालवायचे, ते आज त्या शर्जीलनी शिव्या दिल्यानंतर सुद्धा त्याची बाजू घेतात। आज त्यांच्यावर काय अवस्था आली। माझ्याकडे बाळासाहेबांचं भाषण आहे, त्या भाषणासाठी ते शिवसेनेचं उद्दिष्ट सांगताना म्हणतात की देव, देश आणि धर्मासाठी माझ्या शिवसेनेची स्थापना झाली। आणि आज अवस्था अशी आहे की देवावर विश्वास नसणाऱ्या नेत्यांचं मांडलिकत्व त्यांना पत्करावं लागतं, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे। जो पक्ष रामायण, प्रभू राम हे काल्पनिक आहे असं म्हणायचा, त्या पक्षाच्या नेत्यासमोर जाऊन कुर्सीना त्याला जाऊन सलाम करावा लागतो आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर पक्ष चालवावा लागतो। दुःख या गोष्टीचं आहे की तुम्ही आपल्या पक्षाच्या ज्यांनी रक्ताचं पाणी केलं, ज्यांनी पक्ष वाढवला, त्यांना अपगस करू शकले नाही, तर तुम्ही आता छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांचा शिवशब्द महाशिव आघाडी निर्माण करण्याच्या ऐवजी जेव्हा तुमच्यावर दबाव आला की शिवशब्द चालणार नाही, तुम्ही सोडून दिला, तुम्ही महाविकास आघाडी केलं,
तुम्हाला शिव महत्वाचा नाही, आता तुम्हाला परिवाराचा विकास शब्द महत्वाचा आहे आणि म्हणून तुम्हाला वाघ नकावर बोलण्याचा अधिकार नाही. पण वारंवार वाघनखांवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जातोय. आदित्यने वाघनखांच्या सत्यतेवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. दसरा मेळाव्यामध्ये संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे दोघांनीही नाही, हे महाराष्ट्राचं भ्रष्टाचार होऊ शकतो असं संशय. महाराष्ट्राचा दुर्दैव आहे. वाघनखामध्ये काय भ्रष्टाचार होणार? त्यांनी म्हणलं भाडं 1 रुपयाचं भाडं त्यांनी घेतलं नाही, फुकट वाघनख येणार आहे. पण मुद्दाम टूल किट, हे जे चीन पाकिस्तान ज्या पद्धतीने टूल किट करतात त्याच धर्तीवर काही लोक टूल किट करतात. कोणी जातो व्हिडिओ काढतो, कोणाचा इशारा आहे? तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करायला निघाला. अरे तुमच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रेम असेल तर तुम्ही कधीही पुरावे देऊ शकता, पण अशा पद्धतीने कोणताही पुरावा न देता अशा भ्रम निर्माण करायचा लोकांमध्ये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक तर नेता असा आहे या विरोधी पक्षाचा, तो म्हणाला की अफजल खानाचा वध हा वाघनखांनी झालाच नाही. मी मनात विचार केला की आता कायच म्हणायचं. लहानपणापासून शिक्षकांनी आम्हाला शिकवलं, तुम्हालाही शिकवलं आणि मग लक्षात आलं यांना अफजल खानाची बाजू घ्यावीशी वाटते. अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण काढलं, कधी एकाच्याही तोंडातून चांगले शब्द निघाले का? धन्यवाद निघालं की सरकारने चांगलं काम केलं? कारण यांना भीती वाटते की यांची मतं कमी होईल. जेव्हा डिस्कव्हरी ऑफ इंडियामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे वाट चुकलेला देशभक्त, त्यांच्यासोबत तुम्ही युती करता. त्या एका विवेक कवठेकरनी कॅलेंडर काढलं. हेच ते काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते आहे जे आज प्रश्नचिन्ह उभं करताय. विवेक कवठेकरनी कॅलेंडर काढलं की छत्रपती शिवाजी महाराज वाघ नखानी अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढताय. तुम्ही त्याला 7 दिवस जेलमध्ये टाकलं. काय लाज शरम राहिली आहे का? छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जर अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला आणि त्या कॅलेंडरमध्ये लिहिलं दहशतवाद असाच संपवावा लागतो, अफजल गुरुला फाशी देऊ नका म्हणून जे नेते गेले तुम्ही त्यांची बाजू घेता. अरे त्या इस्रायलमध्ये लहान मुलांना पिंजऱ्यात टाकून पेटवलं जातं, मृत महिलेवर बलात्कार केला जातो आणि तुम्ही लाचार मताचं तुष्टीकरण करणारे लोक बाजू कोणाची घेताय तुम्ही? हा 2 देशाचा प्रश्न आहे का? हा मानवतेच्या विरुद्ध लढाईचा प्रश्न आहे. आतंकवाद हा जर मानवतेविरुद्ध लढत असेल तर या विरुद्ध प्रत्येकाने पुढे यावं. पण तुम्ही मताचे लाचार, सत्तेचे लाचार, सत्तांध, सत्ता पिपासू, हे सत्ता भक्षक लोक आहे, यांच्याकडून या बाबतीत काही अपेक्षा करता येईल. असं म्हणलेलं आहे आम्ही नरेंद्र मोदींचं महाराष्ट्रामध्ये स्वागत करतो, मात्र महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा ते येतील तेव्हा त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात जे मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरू आहे त्यांनी भेटावं आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायम संपवून टाकावा. यांना किती प्रेम आहे हो, हे स्वतः का नाही बघत? आपल्या नातेवाईकावर जर धाडी पडल्या तर अमित शहांचा फोन होतो आणि मराठा आरक्षणासाठी फोन करायचा मग नाही जमत का? मराठा आरक्षणाला घेऊन राजकारण तापलेलं आहे. मंत्रिमंडळ रेड सिग्नल. अरे एक जण बघा ना रे. सर, मराठा आरक्षणाला घेऊन आता राजकारण तापलेलं आहे. मंत्रिमंडळ जो विस्तार होणार होता त्यामुळे आता कुठेतरी त्याला रेड सिग्नल लागलेला आहे आणि काल ज्या दिल्लीमध्ये जी बैठक झाली त्यामध्ये आरक्षणाची 50% मर्यादा शिथिल करण्याबाबत चर्चा झाली. एकंदरीत पाहायला गेलं तर ते राजकारण तापलंय आता मराठा आरक्षणाला घेऊन. त्यामुळे कुठेतरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सर्व मंत्रिमंडळ आरक्षणाच्या संदर्भात अतिशय संवेदनशील आहे आणि जो म्हणून प्रयत्न करायचा आहे तो प्रयत्न सुरू आहे. नाही, मला वाटतं की खरं तर हा संवादातून सोडवायचा प्रश्न आहे. समाजामध्ये अशा पद्धतीने आंदोलनामध्ये हिंसक मार्गाचा अवलंब करणं मला व्यक्तिगत रीतीने वाटते की यातून अनेक लोकांना जे वाटतं की आरक्षण मिळालं पाहिजे त्यांच्याच सोबत आपण जर असा व्यवहार केला मला वाटतं की ते आपल्या आंदोलनाला वेगाने यशाच्या मार्गाने लक्ष्यापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये यातून जो आपल्याला सुपरिणाम साधायचा आहे त्याच्यावर चांगला परिणाम. आरक्षणामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलाय का? अडवल्या गेल्या होत्या आणि मुंबईतही सदावर्ते यांची गाडी जी आहे ती फोडली गेली. तर मी सांगितलं की हिंसकपणे कोणतेही आंदोलन होऊ नये. निळवंडे धरणाचं जे लोकार्पण पंतप्रधान मोदी करणार आहेत त्यावरती जयंत पाटलांनी टीका केलेली आहे. त्याचं काम आमच्या काळामध्ये पूर्ण झालं, आता तुम्ही मुक्ती कापून कुशलपणे श्रेय घ्या.
नाही, मला असं वाटतं की जयंत पाटलांनी ज्या ज्या ठिकाणी उद्घाटन भूमिपूजन केली ते आमच्या 5 वर्षाच्या कामामध्ये आम्ही मंजूर केलेली होती. ते जलसंपदा मंत्री जाग्यावर ती एकही काम केली नव्हती. मला वाटतं की सरकार ही प्रोसेस आहे आणि निळवंडे धरणासाठी मला माहिती की जे काम देवेंद्रजींनी केलं ते जयंत पाटील साहेबांनी केली नाही. हे अशा पद्धतीने हे टूल किटचा भाग आहे. या राज्यामध्ये विश्वगौरव नरेंद्र मोदींचा जो विकासाचा वेग आहे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रात देश जगामध्ये ज्या वेगाने पोहोचतोय, तेव्हा काही लोक अशा पद्धतीचं ट्विट करून, अशा पद्धतीची भाषा करून मला वाटतं की नाक कापून अपशकून करण्याचा प्रयत्न करण्याची जी मन आहे ती मन ऐकून खरी करण्याचा मनापासून प्रयत्न करताय. सर, भाजपकडे जे आता खाती आहे त्या खात्यावरती राष्ट्रवादीचा डोळा आहे. भाजपकडे जे आता गृहनिर्माण खातं आहे ते खातं आता कुठेतरी आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता आहे. कसं पाहता याकडे? नाही, आम्हाला खातेशी भारतीय जनता पार्टी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा जो विचार मला माहिती आहे, आम्हाला खाते कोणते याचा काहीही संबंध नाही. आमचं पूर्ण लक्ष हे सामान्य व्यक्ती आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांनी आम्हाला सांगितलं, शेवटच्या पंक्तीत बसलेल्या व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये अंधार दूर करून प्रकाश निर्माण करावा, हे भारतीय जनता पार्टीचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या खात्यावर त्याची नजर आहे का, त्या खात्यावर त्याची नजर आहे का, याच्यावर आम्ही कधीही पडत नाही. पार्टीचे वरिष्ठ नेते जे ठरवतील त्या पद्धतीने पक्ष पुढे चालेल. महाराष्ट्र दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने स्वागत तो किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर वो महाराष्ट्र में आए हैं तो मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं जारंगी पाटिल, उनको आश्वासन दे कि मराठाओं को जो है आरक्षण मिलेगा. यानी उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? उनको अगर ये आरक्षण के बारे में उनके मन में कुछ प्रेम है, इसके पहले तो था नहीं. इसके पहले तो उन्होंने उस मोर्चे की खिल्ली उड़ाई थी. अगर उनके कोई रिश्तेदारों पे कोई धाड़ होती है तो बराबर फोन करते हैं. तो मराठा समाज के भाइयों को न्याय देने के लिए फोन करने में क्या है? क्या हमारे मराठी भाषा में कहते हैं क्या खट्टी है क्या हमारी? राजनीति में कोई किसी के साथ शत्रुता थोड़ी रखता है. मैं भी जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो मैं फोन नहीं करता था क्या? अगर काम है सार्वजनिक रूप से तो बात करनी चाहिए. आपको बात करने में क्या है? आप बात करिए ना. मगर ऐसी टीका करते हुए अपन कितने छोटे मन के हैं. छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. ये छोटे मन के भी है और मुख्यमंत्री पद जाने के बाद टूटे मन के भी है. ये बात का इशू है, बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है. 6 महीने में बहुत सारे भावों का शिकार हुआ है. हालांकि पुलिस तो वन विभाग उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बहुत सीरियस टॉपिक बनता जा रहा है. नहीं, देखो ऐसा है कि शिकार तो जो मैंने आंकड़े लिए हैं उसमें जो शिकार अवयव काटने के लिए की जाती है तो ये एक ही है. इसके हाँ एक ही है. 23 ये नेचुरल डेथ है. जब संख्या बढ़ती है, जैसे अगर आप 190 टाइगर थे तब अगर 10 टाइगर नेचुरल डेथ होती है, अब तो 500 के आसपास हुए. और वाघ को ये चिरंजीव नहीं है, अमर नहीं है, उसे भी एक दिन मौत आना है. तो इस दृष्टिकोण से गंभीरता तब बढ़ती है जब पोचिंग होता है. ये जो वाघ की मृत्यु है इसमें कोई व्यावसायिक पोचिंग नहीं दिख रहा है जो पकड़े गए हैं. इसमें पहले तो वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान को करंट ये तार में लगाया गया था, उससे मृत्यु हो गई. और बाद में गांव के ही कुछ लोगों ने, ये कोई दूसरे राज्य से आए हुए प्रोफेशनल जो शिकारी होते हैं जिनको महाराष्ट्र में गए 14 से हमने बड़ी कड़ी कार्रवाई करके रोक दिया, कुछ लोगों को 7-7 वर्ष की शिक्षा भी दिलवाई. तो अभी ये ट्वीट करने वाले को शायद पता नहीं है कि जब हमारी सरकार नहीं थी, उद्धव जी वन मंत्री थे, तब 32 टाइगर इसकी मृत्यु हुई थी. मगर 32 वाघों की जो मृत्यु ये 21 में हुई थी उसमें निसर्गता 20 थी, अपघात 1 था, विद्युत प्रवाह से मरे हुए कुछ टाइगर थे. तो जनरली ये देखा जाता है कि पोचिंग कैसा है. अगर पोचिंग है तो वो निश्चित रूप से सबके लिए चिंता की बात होती है. भाऊ, एक सवाल था कि जिस तरह से आपने खुद कहा अभी कि एक समय में बाला साहब ठाकरे को हिंदी हृदय सम्राट कहा जाता था, आज भी कोई दुनिया में नहीं नाम का मुख्य है. लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का दामन थामा उद्धव ठाकरे ने और शिव का साथ छोड़ा, अभी आपने कहा, ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कांग्रेस में हो गए हैं
नहीं, लगने की क्या आवश्यकता है भैया? मुझे एक बात बताओ, जब शर्जील उस्मानी आया था, दम कहां गया था हमारा? जब छत्रपति संभाजी नगर का नाम ये औरंगाबाद को देना था, कहां गया था हमारा दम? जब हमने देवालय बंद करते हुए मदिरालय शुरू किए, तब कहां गया था हमारा दम? हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी देव देश आणि धर्मासाठी हमारी पार्टी ये बोलते हैं, जिन्होंने देव को माना ही नहीं उनके साथ वो गए। स्वातंत्रवीर सावरकर ये हमारा अभिमान है। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी ने मणिशंकर को जूते से मारा था, मणिशंकर को यानी उनके पुतले को। आप स्वातंत्रवीर सावरकर जी के बारे में बड़े नीच निम्न अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के मांडी को मांडी लगा के बैठे हो। तो मुझे ये बात का आश्चर्य है कि जो लोग हमेशा स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार के खिलाफ रहे, वो आपके दोस्त हो गए, और जो बाबा साहब के विचारों का झंडा लेके काम करते रहे वो तुम्हारे लिए गद्दार हो गए। अरे वो तो खुददार है। कुछ नहीं, अभी आने वाले दिनों में वो हे राम कह के राजनीति से आगे जाएंगे। देखो ऐसा है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो सिर्फ उन्हें ना देश से कोई लेना देना है, ना देश की प्रगति से है, ना विकास से। आप भी जानते हो कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रहने के बाद 50 साल तक एक एम्स बनता है। हमारे को जनता ने आशीर्वाद देने के बाद 21 का इजाफा होता है, 21। उनके समय में हमारी इकोनॉमी 10वें 11वें नंबर पे होती है। उनके राजनीति में जो अमेरिका में सुअर को खिलाने वाला अनाज है वो देश में खिलाया जाता है। उनके राज्य में कई आतंकवादी घटनाओं को रूप दिया जाता है। उनके राज्य में जाति जाति में जहर फैलाया जाता है। और आपने परसों राहुल गांधी जी की प्रेस देखी होगी, उन्होंने प्रेस में पूछा, बताइए आप में से कौन कौन से जात का है, ये पत्रकारों में कौन एससी है, पूछा। आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं। मैंने जानकारी ली कि ये अब नया आदर्श नेता बना है जो जातियां पूछ रहा है। तो इनके घर में काम करने वाले कितने एससी है? इनके घर में खाना पकाने वाला एससी है क्या? इनके यहाँ काम करने वाला एससी है क्या? इनका फाइनेंस देखने वाला एससी है क्या? इनके घर में तो कोई एससी नहीं है। पहले तो अपने घर के आंकड़े दो ना कि वाड्रा के साथ कितने एससी काम करते, वाड्रा के साथ कितने पार्टनर एससी है। 50 साल तक तुमने जहर ये लोगों के बीच में दिया, और अब भी खुर्ची के लिए जो चाइना चाहती है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो आतंकवादी लोग चाहते हैं कि देश अस्थिर हो जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी काम करते हैं। अमेरिका में जाके भारत माता की निंदा करते हैं। मणिपुर के बारे में भाषण देते हुए कहते हैं कि भारत माता की मृत्यु हो गई। और मुझे तो कभी इनकी बेरीज वजाबाकी समझी नहीं। 2 महीने के बाद जा गए तेलंगाना में और बोर्ड लगा दिए सोनिया गांधी यानी भारत माता। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका कहना क्या है। एक तरफ कह रहे भारत माता की मृत्यु हो गई, तो क्या नई भारत माता ने जन्म लिया है क्या? तो ये सब लोग सत्तांध है, सत्ता के भूखे है। देखो इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस है। इनको खुद को इंडिया कहने का कोई अधिकार नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि जो लोग हमारे भावना के साथ खेलते हुए नाम बदल के काम वही करना चाहते हैं, वही परिवारवाद, वही भ्रष्टाचार, वही देश की अधोगति। ऐसे लोग हैं, इनसे तो सभी जाति के लोगों ने सावधान रहना चाहिए। 50 साल तुमने, अगर आप कहते हैं कि जाति जाति में जातियां आगे नहीं बढ़ सकी, तो 50 साल सोए थे क्या? कुंभकर्ण आपको देख के कहे कि रिश्ते में आप हमारे बाप लगते हो? 50 साल क्या सो रहे थे? आज पूछते हो कि ये जाति की प्रगति क्या, वो जाति की प्रगति क्या? जाति जाति में जहर खोलना चाहते हो, आग लगाना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि इनको कोई अधिकार नहीं। इनको बहुत साल तक सत्ता दी, ये सत्ता में ये मस्त रहे, सुस्त रहे, जनता त्रस्त रही, अब इनको अधिकार नहीं है। मराठा आंदोलन के साथ साथ अब मुस्लिम नेता भी मुस्लिम आरक्षण की मांग करने लगे हैं। अबू आजमी समेत नसीम। संविधान में लिखा हुआ है क्या
जो संविधान में नहीं, जो संविधान ने उचित नहीं माना, उसके लिए क्यों मांग रहे भैया? संविधान ने, अगर संविधान की सभा में, तब तो बड़ी संख्या में संविधान सभा में कांग्रेस के ही नेता थे, पुरुषोत्तम दास टंडन से लेके सभी लोग थे। इस बात में निश्चित रूप से चर्चा हुई। तब क्या चर्चा हुई? विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा कि आरक्षण ये पिछड़ी जातियों में रहना चाहिए, ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब ये मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं। वो चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान कहते कहते कहीं पे गुजरात पैटर्न जैसा मुस्लिम भाई अगर मोदी जी के साथ खड़े हो गए, तलाक कानून बना के रद्द करने के बाद अगर हमारी 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बहनें अगर मोदी जी का गुण गाने लगी, योगी जी का गुण गाने लगी, तो हमें तो सब छोड़ छाड़ के राजनीति छोड़ना पड़ेगा, ये डर है। तो ये डर के कारण ये सब बातें आगे आ रही है। आरक्षण की बात, फिर मुझे प्रश्न गिरता है क्यों नहीं दिया? 1952 में कोई, हम तो नहीं थे संविधान समर्पण करते समय, 1950 में 1950 में संविधान देते हुए अगर तब ये बात नहीं आई, 52 में सार्वत्रिक चुनाव हुए तब ये बात नहीं, तब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिया 1952 में? अब क्यों दे रही है? क्योंकि अब पता चल गया अभी सत्ता से अपन बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में हम नहीं है, बिहार में हम नहीं है, तेलंगाना में हम नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में हम नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, आसाम में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। कई राज्यों से जब सुपड़ा साफ हो गया तब ये इनको ये आरक्षण याद आने लगा। और ये सब भाषा जो है ना, ये कांग्रेस की भाषा है, लिखा हुआ कांग्रेस का है, बोल कोई और। अरे भैया वो कोर्ट ने नकार दिया ना, वो आरक्षण कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा संविधान के चौकट में इसको मान्यता नहीं है। अब कांग्रेसियों को आदत होगी कि संविधान के बाहर का तो वो कहे ना, संविधान के चौकट में कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए आरक्षण नहीं है, मगर कुछ जो बातें हैं वो अल्पसंख्यक के आधार पर की जाती है, उनका भी विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज केंद्र में 900 करोड़ का आवंटन शिक्षा के लिए किया गया, मुस्लिम बहनों के लिए, तो बातें तो हो रही है, वो भी आगे आना चाहिए। कोई हम धर्म विरोधी नहीं है, मगर हम जो व्यक्ति गलत है उसका धर्म नहीं देखें। अगर औरंगजेब व्यभिचारी है, बाप को जेल में डालता है, भाई की मुंडी उड़ा देता है, बलात्कार करवाता है, जिजिया कर लगाता है, धर्मांतरण के लिए खून बहाता है, वो हमारे लिए हम धर्म नहीं देखेंगे। रावण अगर गलत काम करता है तो हिंदू रहने के बाद भी हम उसको हर साल जगाएंगे। हम धर्म के आधार पे काम नहीं करते। संजय राउत ने बयान दिया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के सीएम दिल्ली का बार-बार दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र इतना कभी लाचार नहीं हुआ था। दूसरा बयान दिया कि डंके की चोट पर महाराष्ट्र की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वो तो 50 जीत सकते भैया, उनको कौन रोक सकता है? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो 40 के 50 जीत सकते हैं। अब ऐसा है, हमारे यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कहानियां इसीलिए बताई, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। राम मंदिर की तारीख तय हो चुकी है, महाराष्ट्र और आपने भी टीक फूड भेजा था पहली बार, तो तैयारी को लेकर किस तरह से आप लोग की तैयारी रहेगी? नहीं, हम भी महाराष्ट्र से, हमने मंदिर में हमारा बड़ा योगदान रहा है और सेंट्रल विस्टा में भी हमारा योगदान रहा है। हम अभिमान से कहते हैं कि चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक सांसद कहीं का भी हो, दरवाजा तो हमने दी हुई लकड़ी का है, महाराष्ट्र से ही जाना पड़ेगा। और राम मंदिर में भी हमने पूरा टिकट दिया है। हमें विश्वास है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर भूमि से हमने टिकट दिया है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ जिजाऊ उनको ये कहानियाँ बताती थी, और प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की कहानियां सुनकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय के इस युद्ध में हमेशा छत्रपति जी ये सत्य, धर्म और न्याय के साथ खड़े रहे। हमने यहाँ से अपना टिकट भेजा है। हमारी कोशिश है कि नवंबर में हम आखिरी जब खेप भेजेंगे तो वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। देखो आगे क्या होता है।
योगी जी ने हमको डेट देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, हम सब साथ जाएंगे। वहाँ पे एक जानता राजा भी करेंगे, वीर कार्यक्रम भी करेंगे, और आखिरी जो लकड़ी की हमारी खेप है वो हम छोटा प्रतीक बना के हम माननीय योगी जी को देना चाहते हैं, मगर अब उसका नियोजन कर रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री जी को अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण पत्र दिया गया है। संजय राउत ने कहा कि ये निमंत्रण पत्र उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राम सेवकों का इस पूरे आंदोलन में बहुत खून बहा है, सभी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो सभी राम भक्तों का है। बहुत 1528 से लाखों लोगों की मौतें हुई। कांग्रेस के राज में कई लोगों पे गोली चलाई गई, समाजवादी पार्टी के राज में गोलियां चलाई गई, कई राम भक्तों को जेल में ठूस दिया गया था, ठूस दिया। तो मुझे लगता है ये बात में तो सही है। कई लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए वहां पे काम किया है। प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र नहीं देना चाहिए उनका कहना। नहीं, ठीक है, उनकी जो सोच है इतनी संकुचित है कि वो तो कहते हैं कि कोरोना जो है वो पाप करने से होता है, डॉक्टर से बड़ा कंपाउंडर है। तो जिनको कोरोना के बारे में, जिन्होंने महाराष्ट्र के लाखों कोरोना होने वाले देशभक्तों का अवमान किया, अब उनकी सोच के बारे में बड़ा गंभीर मत रहो। ये उन्होंने कही हुई हर बात को भूल जाना। उन्होंने सोनिया जी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की है, मोदी जी की तारीफ करते हुए जो बातें मैं भारतीय जनता पार्टी का रहने के बाद भी मैं सुनना पसंद नहीं करता हूं, मैं सुनना नहीं पसंद करता। कोई भी पार्टी का नेता हो, शब्दों का इस्तेमाल संयमित रूप से होना चाहिए। हमारा जनतंत्र ये स्वैराचारी नहीं, संस्कारी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलेलं आहे नवी मुंबईच्या मेट्रो संदर्भातलं उद्घाटन 4 महिन्यांपासून सुरू पडलेलं आहे। उद्घाटन सोहळा न ठेवता गेट जे ते या संपूर्ण सेवा ज्या त्या खुल्या कराव्यात, कारण्याचं राजकारण करणं असं म्हटलं नाही, त्यांच्या आयुष्यामध्ये सत्तेचा उपयोग ट्विट करणे किंवा फेसबुक लाईव्ह करणे याच्याशिवाय त्यांना जनतेच्या विकासाची कामं करणे यासाठी सत्ता असते हे दुर्दैवाने कोणी शिकवलं नाही। छत्रपतींचा विचार म्हणजे